हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता रही थी भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, यानी कि व्याकरण शिक्षण किसे कहते हैं, व्याकरण की शिक्षण बच्चों को किस प्रकार से दी जा सकती है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको बता रहे थे, कल की क्लास में हमारा यही चर्चा चल रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाषा और व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि किसी भाषा को सीखने के लिए हमें जिस नियमावली को जानना होता है वह क्या कहलाती है, वह हमारी व्याकरण कहलाती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। तो इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हम जो भाषा जो बोली हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बोल दूँ, जैसा कि मान लीजिए जो हम लोग की मातृभाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी सामाजिक भाषा जो मेरे आसपास बोली जाती है, उसमें क्या हम किसी प्रकार का व्याकरण का यूज करते हैं? नहीं ना। हम लोग कोई भी भाषा किसी भी प्रकार से कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, उसमें हम लोग किसी प्रकार का व्याकरण नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी अर्जन है, उसको हमने खुद से सुन के बोल के सीखा है। लेकिन अगर हम भाषा अधिगम की बात करें, भाषा अधिगम जो हमारी लैंग्वेज भाषा अधिगम की रहती है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। उसको हमें जानने के लिए, उसको हमें पढ़ने के लिए, उसको हमें अधिगम करने के लिए एक नियमावली होती है, उसको जानना जरूरी होता है। तो जो नियमावली होती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, आज थोड़ा सा मैं और आपको रिविजन करा देती हूँ। और हम अलग भाषा में अगर हम इसको कहें कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को सीखना क्या होता है? अनिवार्य होता है। उसी प्रकार व्याकरण शिक्षण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं और इन्हीं मतों के फलस्वरूप व्याकरण शिक्षण के सिद्धांतों ने जन्म लिया है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में डॉक्टर जेंगर के अनुसार बताया था, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताया था कि इन लोगों ने भाषा व्याकरण को किस प्रकार से बताया है। और डॉक्टर स्वीट के अनुसार बताया था। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था, मैं आपको फिर से आज बता देती हूँ। देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने कहा था कि अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये जो कहा था, कि इन्होंने कहा था, महर्षि पतंजलि ने कहा था। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी लैंग्वेज में भाषा की जो इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी जो एक रूपता होती है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ नियम, अगर आप लोग मेरी जो हिंदी ग्रामर की मैंने जो प्लेलिस्ट बना के रखी है चैनल पे, आप लोग अगर उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, रस, छंद, अलंकार, सोरठा, पर्यायवाची, विलोम शब्द और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको उसमें टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, तो आई होप कि आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम का, तो आप उसको क्लियर ही कर लेंगे, ठीक है। हिंदी जो टॉपिक आपको जितने भी हिंदी से क्वेश्चन आंसर आपके फंसते हैं ग्रामर से, तो जितना मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है, जितना मैंने प्लेलिस्ट में बताया है, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। आप लोग उसको देखेंगे तो पक्का है, कंफर्म है, 100% गारंटी मेरी है कि ग्रामर का क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ओके। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर कह रहा है व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, शिक्षण शास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो देखिए, इसके पहले मैंने फ्रेंड्स आपको त्रिभाषा सूत्र भी बताया था। अगर आपको याद होगा त्रिभाषा सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था जो पहली भाषा होती, पहली भाषा मैंने कौन सी बताई थी? कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके यहाँ का व्यक्ति है, जैसे हमारे आसपास का है, यूपी का या फिर अदर स्टेट अपने इंडिया का है, तो उसकी जो फर्स्ट भाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। अगर हम बात कर लें दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी भारतीय लोगों की अगर हम बात करें, तो उनकी जो मातृभाषा होगी, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा होगी? उनकी प्रथम भाषा होगी, वो तो उनकी क्या हो जाएगी? अंग्रेजी भाषा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको त्रिभाषा सूत्र में बताया, तीसरी भाषा आती है वो होती है दक्षिण भारतीय भाषा। तो उनको देखिए, जिनको अगर अंग्रेजी आती है तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो दक्षिणी भारतीय भाषा होगी, और फिर जो उनकी थर्ड लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो पहली भाषा मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। सेकंड भाषा अंग्रेजी होगी, और फोर्थ भाषा जो होती है हमारी थर्ड भाषा क्या होगी? दक्षिण भारतीय भाषा होगी, ओके। तो अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि जो त्रिभाषा सूत्र है इसकी
शुरुआत कहाँ से हुई, किसके अनुसार ये सब किया गया। तो देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो त्रिभाषा सूत्र के बारे में 1966 में और 1964 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, 1968 की जो शिक्षा नीति के अनुसार क्या हुआ था, त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दें, पहली सिफारिश क्या की गई थी कि विद्यालय में जो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चों की प्राथमिक क्लास होती है, जो बच्चों की फर्स्ट क्लास होती है, उसमें क्या हो, बच्चों की जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जो उनकी भाषा अर्जन है, उसी में उनको क्या किया जाए, उनको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड सिफारिश में जो कोठारी कमीशन द्वारा उन्होंने कहा था कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों, कोई भी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। और फिर तृतीय उन्होंने क्या रखा था, तृतीय भाषा के रूप में इन्होंने कहा था हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी जो हैं दोनों राज्यों में, देखिए जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी गैर हिंदी भाषी हैं, उन दोनों राज्यों में क्या हो, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए। ओके, समझ में आप लोगों को ना। तो त्रिभाषा सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसके पहले वाली क्लास में आप देखेंगे तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया आप लोगों को। यहाँ पे मैं केवल आपको बता रही हूँ, ठीक है। टॉपिक आ गया है तो मैं आपको उसको समझा दे रही हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है 1968 में क्या होता है। 1968 की जो शिक्षा नीति बनती है उसमें कहा गया था कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इनका संशोधित रूप जो है वो 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप सभी को वहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी। अब देखिए मैं आपको बता दूँ कि कल की क्लास में मैंने आपको भाषा और व्याकरण बता दिया था और इसकी क्या क्या भूमिका होती है, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। चलिए एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ क्या क्या भूमिका मैंने जैसे बताया था। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना जो होता है ये किसके द्वारा होता है, शुद्ध व्याकरण के द्वारा ही होता है। जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा, जो बच्चों का व्याकरण अच्छा होगा, वो क्या करेंगे, शुद्ध शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध ही पढ़ेंगे, ठीक है। और व्याकरण के बिना अगर हम बात करें तो व्याकरण के बिना कोई भी जो भाषा शिक्षण होता है वो क्या होती है, अधूरी होती है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के अभाव में क्या होता है, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना ही संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बिना नियमों के सत्ता में भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। समझ में आप लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण की व्यर्थता का सिद्धांत। इन्होंने कहा है इसमें बहुत से विद्वान व्याकरण के स्वतंत्र शिक्षण का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि भाषा क्या है, भाषा साध्य है, व्याकरण मात्र साधन है। अतः हम व्याकरण पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य है वो भाषा सीखना है, ना कि व्याकरण। ओके, विभिन्न से जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भाषा सीखना है, ना कि व्याकरण सीखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्याकरण में समान्वित शिक्षण का सिद्धांत। यह कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के सामने सदा से उक्त दोनों सिद्धांतों के कारण व्याकरण शिक्षण एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है और शिक्षाविदों का एक समूह व्याकरण के शिक्षण को अनिवार्यता बताता है और दूसरा व्यर्थ बताता है। अतः हम बात करें कि एक भाषा शिक्षक को सदैव बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें व्याकरण के संप्रांतों को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें, इसके साथ ही बहुत से विषय ऐसे भी हैं जिन्हें यदि अलग विषय के रूप में न पढ़ाया गया तो भाषा जैसी नियमबद्धता जो है व्यवस्था का शिक्षक को विषय की जटिलता पर क्या होगा, जटिलता का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए व्याकरण को दोनों स्वरूपों अर्थात एक अलग विषय के रूप में तथा दूसरा क्या होगा, भावों में समाहित करके पढ़ाना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम व्याकरण का समान्वित शिक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं अब हम इसके आगे बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियाँ हैं किस प्रकार से हैं, पहला है आपका निगमन विधि, ठीक है, दूसरा आपका आता है आगमन विधि, ठीक है। दो प्रकार की विधियाँ होती है, पहला आपका होता है निगमन विधि जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका आगमन विधि जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं निगमन विधि की। तो जो फ्रेंड्स निगमन विधि है इसको बोलते हैं सूत्र विधि, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सूत्र विधि, पुस्तक विधि, ठीक है। ये जो होती है इसको निगमन विधि को सूत्र विधि और पुस्तक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, यह विधि जो है निगमन विधि भी कहलाती है। यह इस विधि में बालकों को व्याकरण संबंधित नियम जो हैं वो पहले से बता दिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है उन नियमों का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए यदि हमें संज्ञा का ज्ञान देना है तो पहले बालकों को संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद कुछ वाक्य लिखकर या बोलकर विद्यार्थियों द्वारा उनमें से संज्ञा शब्द को छंटवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया सब निगमन विधि जो डिडक्टिव मेथड मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि यही है। व्याकरण शिक्षण की जो सबसे प्राचीनतम विधि है वह क्या है फ्रेंड्स? डिडक्टिव मेथड, जिसको बोलते हैं निगमन विधि। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, उनको व्याकरण के नियम को कंठस्थ यानी कि उनको याद कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उनको व्याकरण के नियमों को याद कराया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उनको उदाहरण देके उनका व्यवहारिक प्रयोग कराना सिखाया जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके फ्रेंड्स देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सूत्र विधि क्या होती है, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सूत्र विधि क्या होती है। तो सूत्र विधि क्या होती है, इसमें जो अध्यापक होता है, सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं। आप लोग तो सोच रहे होंगे जो सूत्र वगैरह होते हैं वो केवल मैथ में चलता है, वो हिंदी में कहाँ से सूत्र आ गया। तो हिंदी में फ्रेंड्स सूत्र नहीं होता, इसमें क्या होता है शिक्षार्थी उन्हें समझने बिना कंठस्थ कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है उसको समझने के लिए हर एक चीज़ को पहले एक नियमावली बनानी पड़ती है, ठीक है। आप भी अगर अपना जो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका आपने नियम बनाया होगा, हाँ मुझे इतने टाइम पे इतना टाइम पे लेकर के मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता दूँ पुस्तक विधि क्या होती है। तो देखिए पुस्तक विधि में क्या होता है, यह सूत्र विधि का ही परिवर्तन रूप होता है। इस विधि में क्या होता है, नियमों का ज्ञान कराने के बाद छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है और छात्र उसमें से नियमों को याद कर लेता है। अधिकांश विद्वान जो आए उन्होंने कहा कि जो निगमन विधि में अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, नियम केवल याद करवाए जाते हैं और इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता। अतः ये क्या हुआ, यह विधि त्याज दी गई, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए इसमें नियम बताया गया, आ मिला करके फिर आ उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे स्वार्थी हो गया, ठीक। इसमें क्या किया गया, आ प्लस आ हुआ है तो इसमें कौन सा बन गया, ये दीर्घ स्वर बन गया। दो लघु स्वर जुड़े और फिर क्या बन गया, दीर्घ स्वर बन गया। यहाँ पे एक लघु है एक दीर्घ है, एक लघु एक दीर्घ मिलाकर क्या बन गया, दीर्घ बन गया, ओके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिर इसको तोड़ा गया स्वार्थी को, फिर यहाँ पे स्वार्थी को और तोड़ के बताए गए। ये सभी सूत्र बताएंगे बच्चों को, ठीक है। ये नियम है, इसको क्या कहते हैं, इसको नियम कहते हैं, ओके। समझ में आप सभी को नियम क्या हो गया, किसको नियम कहा जाता है, समझ में आया। आगे बढ़ें, आप लोगों की कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को जो क्लास में दे रही हूँ आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और जितना मैं पढ़ा रही हूँ सभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जब बताएंगे तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दे पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो आपका जो ये निगमन विधि हो गया, जो डिडक्टिव मेथड है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगमन विधि का, ठीक है। सूत्र निर्माण विधि, इसको तो सूत्र विधि बता दिया मैंने, पुस्तक विधि बता दिया। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया आगमन विधि, जिसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, सूत्र निर्माण विधि।
उसमें तो केवल सूत्र विधि मैंने बताई, ठीक है। ये क्या है, सूत्र निर्माण विधि है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि में जो छात्र होते हैं, छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं और आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड में 4 पदों का अनुसरण करके जो छात्र होते हैं वो व्याकरण के नियमों व उपनियम सीखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखें यहाँ पे दिया गया है कि आगमन विधि सूत्र निर्माण विधि के ठीक विपरीत होती है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उसका अभ्यास, जबकि आगमन विधि में क्या होता है, पहले प्रयोग बताया जाता है और फिर नियम की खोज तो विद्यार्थी स्वयं करते हैं। यदि संज्ञा पढ़ानी है तो शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ वाक्य बोलेंगे या लिखेंगे और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछकर नियम के निकलवाने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे और नियम निकलवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया। जैसे कि देखिए इसमें तो देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि के 4 पद मैंने बताया ना, इसमें कितने पद मैंने बताया इसमें फ्रेंड्स आपको। आगमन विधि के जो है वो 4 पद होते हैं। कौन कौन से 4 पद होते हैं उसके बारे में आपको बताइए। देखिए पहला होता है उदाहरण, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा होता है सामान्यीकरण और चौथा होता है परीक्षण। तो देखिए उदाहरण, देखिए सबसे पहले क्या होगा, बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे बच्चे जो है निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मतलब क्या होता है कि जो छात्र है इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे छात्र पहले इन उदाहरणों को देखेंगे, फिर इनका विश्लेषण करेंगे और इनके जो समानता होती है उसको पता लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्यीकरण इसमें क्या होता है, इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। ठीक है, इनसे जो समानता दिखाई देती है उनको क्या करेंगे, नियमों को रूप देंगे। उसके बाद होता है आपका परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है, परीक्षण निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु अध्यापक उनका परीक्षण करते हैं। और यह विधि क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सरल होती है, बच्चों के लिए रुचिकर होती है और वह ग्राह्य भी होती है, क्योंकि इस प्रणाली में जो छात्र होते हैं छात्र को स्वयं यह विधि करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे क्या होता है उनका मानसिक विकास होता है और इस प्रकार जो बच्चे सीखा हुआ जो बच्चों का ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, जो भी अगर कार्य आप करके सीखते हैं वो क्या होता है, आपका स्थायी ज्ञान हो जाता है और रुचिकर बना रहता है। क्योंकि इस प्रणाली में क्या होता है, कुछ शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन आदि का पालन किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, सरल से कठिन की ओर, पहले इनको देखिए तोड़ना बताया जाएगा, फिर उसको जोड़ना बताया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है फ्रेंड्स, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। आई होप आप सभी को जो आज की क्लास है ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि व्याकरण शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए जो व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ सोपानों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को सर्वनाम पढ़ाने से पहले संज्ञा शब्द का पहले ज्ञान कराना चाहिए। प्रस्तावना क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है, जो समस्यात्मक प्रश्न होते हैं उसको मुख्य प्रकरण से संबंधित कराते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास जो है आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स एक सेकेंड, मैं आपको इसमें से ना रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपको हिंदी व्याकरण से, उसको मैं आज की क्लास में करा देती हूँ। कल की क्लास जो आपकी होगी वो मैं मूल्यांकन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। मंदिरा जो है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मदिरा जो है वो किस वाक्यों का प्रयोग कर रही है। तो चलिए हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ के आप लोगों को अगर आंसर पहले पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे आप लोग
मैं आंसर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। देखिए तो पहला ऑप्शन दिया गया है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिया गया ऑप्शन कि केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए मंदिरा जो है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और वो बोल रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई, ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से जो सर्वनाम का प्रयोग करना ये क्या करती है, जानती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, ये भी आपका सीटेड नवंबर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका सीटेड नवंबर 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो भाषा के व्याकरण है उसकी समझ को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा जो है, भाषा के व्याकरण की समझ को, तो इसमें जो है फ्रेंड्स जो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास कैसी लगी होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगी अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास में आपको जितना मैंने बताया आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी क्लास, समझ में भी आया होगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक।